नमस्कार, मैं वसीम अख्तर, द लीडर हिंदी में हमें देखने वालों का स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज मौजूद हैं डॉक्टर शहबान अली, जो जनरल फिजिशियन हैं। आप कोरोना की दूसरी लहर में 300 बेड के हॉस्पिटल में कार्यरत थे, जहां आप मरीजों को देखने की जिम्मेदारी बाखूबी अंजाम दे रहे थे। हम उनसे बात करेंगे कि उस दौर में किस तरह का उनका काम रहा है, किस तरह की चुनौती थी जिसको उन्होंने पार किया, और अब फिलहाल आप चैरिटी हॉस्पिटल को वक्त दे रहे हैं, वहाँ गरीब मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। वो बहुत चुनौती भरा दौर था, जैसे तमाम अगर हम देखें तो अफरा तफरी जैसा माहौल था, लोग डरे हुए थे। उस वक्त जो डॉक्टरों की जिम्मेदारी थी वो बहुत ज़्यादा थी। ये चुनौती थी उनके सामने कि किस तरह से वो अपने आप को भी सेफ रखें और जो उनके देख रेख में मरीज़ आ रहे हैं उनको भी ठीक करके वापस घरों को भेजें। आप ड्यूटी करते थे तो किस तरह का माहौल रहता था आपके सामने? जो दूसरी लहर आई थी इसमें अप्रैल का और मई 2 महीने काफ़ी ख़तरनाक थे। उसमें काफ़ी ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ था कोरोना का। उस टाइम वैक्सीनेशन भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ था, गलत गलत भावनाएं आई थी वैक्सीनेशन के बारे में। उस टाइम मरीज़ों की लाइन लगी रहती थी अस्पताल के बाहर। हर अस्पताल में अगर देखा जाए उस टाइम तो मरीज़ भरे हुए थे। लोगों ने लापरवाही उस टाइम कुछ कर दी थी, जिस वजह से संक्रमण कुछ ज़्यादा फैल गया था और दूसरी लहर कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक आई थी। जब आप 300 बेड के हॉस्पिटल में थे तो वहाँ कितने मरीज़ रोज़ आ जाते होंगे जो कोरोना से प्रभावित थे? लगभग 33 बेड का तो आईसीयू में थे जी। फिर उसमें जनरल प्राइवेट वार्ड अलग थे, जनरल वार्ड अलग थे और प्राइवेट रूम अलग थे। तो अस्पताल लगभग पूरा भरा हुआ ही चलता था उस टाइम। और जो भी मरीज़ आता था वो सीरियस कंडीशन में ही आता था, जिनका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादातर कम होता था। जो नॉर्मल लिमिट होती है 94% ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, उससे काफ़ी कम होता था। पेशेंट एम्बुलेंस में आता था, ऑक्सीजन लगी होती थी उसके, तो उसे एम्बुलेंस से अंदर आईसीयू में शिफ्ट करना या पहले इमरजेंसी में उसे देखा जाता था। वहाँ पे उसे कहाँ पे भेजना है, आईसीयू में भेजना है या जनरल वार्ड में भेजना है, प्राइवेट रूम में शिफ्ट करना है, ये सब करा जाता था वहाँ पे। जैसे सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उस वक्त अपने आप को भी बचाना था। जी। जैसे मरीज़ के साथ साथ अपने लिए भी ये चुनौती रहती थी कि उस संक्रमण से ख़ुद को डॉक्टर स्टाफ कैसे सुरक्षित रखे। तो आप लोग किस तरह से करते थे इसके लिए? डॉक्टर को पूरे टाइम अपनी ड्यूटी में डबल मास्क लगाना होता था, फिर फेस शील्ड होती थी, पीपी किट होती थी, एक चश्मा होता है ट्रांसपेरेंट, वो लगाना पड़ता था। एकदम डॉक्टर को एकदम पैक होना होता था, जिससे कि जो बाहर का वायरस है वो उसमें ना आ सके। अपनी पूरी कोशिश करी जाती थी कि वायरस से हम संक्रमण से दूर रहें। फिर भी काफ़ी सारे डॉक्टर बीमार हुए हैं, काफ़ी डॉक्टर्स ने अपनी जान भी गंवाई है इस दूसरी लहर में। जब आप इलाज करते होते थे उन मरीज़ों का, तो कभी आपको लगा कि संक्रमण आप पर भी असर कर रहा होगा? मैं भी बीच में एक बार कोरोना संक्रमित हो चुका था जी। उस बीच में मैंने 8 से 10 दिन की छुट्टी ली थी। मैं फिर जब ठीक हो गया मैंने फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी थी। जैसे घर वाले भी आपको लेके फिक्रमंद रहते होंगे कि आप वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं जहाँ हर तरफ कोरोना के मरीज़ हैं और अपने आप को बचाने की भी एक वो थी। तो घर की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से प्रेशर बनता था कि आप वहाँ मत जाइए या अपने आप को बचाइए? जी बिल्कुल, घर वालों का तो बिल्कुल, वो घर वाले हैं तो उनका सोचना बिल्कुल सही था और कहते भी थे कि ऐसे वक्त में छोड़ दी जाए। लेकिन उन्हें ये पता था कि मैंने जब डॉक्टरी की पढ़ाई करी है तो कहीं ना कहीं मेरा ये कर्तव्य है कि मैं यहाँ पे सेवा दूँ अपनी। और बीमारी तो कोई भी हो, इस टाइम कोरोना है, कोई अभी बीमारी होती या कोई अब बीमारी होता, हमें सेवाएं देना ज़रूरी है। हम सेवा छोड़ के या फिर मरीजों को देखना छोड़ के घर पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमने पढ़ाई ही इसीलिए करी है। ये सब था ये प्रेशर कि आप छोड़ आइए, लेकिन आपको ये लगा कि नहीं? घर वाले सोचते थे कि कहते भी थे कि छोड़ दो, लेकिन फिर एक तरफ उन्हें ये भी कहते थे कि अपने आप को पूरे प्रिकॉशन लेके काम करो, मरीज़ देखो सही है लेकिन अपना भी ख्याल रखो। कई दिन 10 से 15 दिन ऐसे भी होते थे मैं घर पे नहीं आता था। हॉस्पिटल में ही एक अलग क्वार्टर मिले हुए थे, वहीं पे हम लोग रुकते थे। ड्यूटी टाइम में अस्पताल में होते थे, बाकी टाइम में हम लोग को अलग आइसोलेशन में रहना होता था। एक दूसरे से मिलते नहीं थे, घर वालों से फ़ोन से बात हो जाती थी। जी। जैसे वो लंबी ड्यूटी थी, काफ़ी वक्त तक आप वहाँ रहे जी। कोई ऐसा दिन आया कि जब बहुत ज़्यादा ये लगा हो कि आज जो हालात हैं वो काफ़ी तंग हैं? ये मई का पहला हफ्ता था जो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पीक पे केस बढ़ गए थे। ऑल ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा केस थे, बरेली भी काफ़ी ज़्यादा संक्रमण फैला हुआ था।
तो उसमें कोई दिन ऐसा था कि जब वो आपको याद हो कि बहुत आपको एफर्ट करने पड़े हों, या ये लगा हो कि हम जो हैं वो अपने आप को बचाना मुश्किल हो जाएगा, या मरीज़ों को बचाने की जद्दोजहद ज़्यादा थी उस वक्त में? हाँ, वो मई का पहला हफ्ता था, उसमें मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मेरे बहुत ही 2 खास रिलेटिव, बहुत ही करीबी रिश्तेदार जो थे वो भी कोरोना संक्रमित हो गए थे, और वो भी उसी अस्पताल में एडमिट हुए थे, मेरे ही अस्पताल में। उस टाइम ये हालत होती थी कि दिन में ड्यूटी करना पड़ती थी, शाम को उनको भी देखना होता था। उस अस्पताल में बाहर वालों को अलाउ नहीं था, तो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, जो भी साथ में स्टाफ होता था अस्पताल का, वही सब लोग उसका ध्यान रखते थे, पेशेंट्स का। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जब ये दूसरी लहर आई थी, लोगों में अफरा तफरी का माहौल था, लोग डरे भी हुए थे, और जो प्रिकॉशंस थे, वो जो सावधानियां बरती जाने की बात थी, उस टाइम में हमने देखा था कि ज़्यादातर लोग जो थे वो कोविड नियमों का पालन करते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे हालात सामान्य होते जा रहे हैं, लोग फिर से वही लापरवाहियाँ कर रहे हैं, तब कर रहे हैं कि जबकि अगर हम चेतावनियों की बात करें तो उसमें यह है कि कोविड के साथ अब सबको जीना सीख लेना होगा। ये संक्रमण ऐसा है कि शायद जल्दी ख़त्म नहीं होगा। तो जिस तरह लोग लापरवाहियाँ कर रहे हैं, तो उसके क्या आपको लगता है कि क्या नतीजे हो सकते हैं? लोगों को सबसे पहले ना एक चीज़ करना है कि सबको वैक्सीनेशन लेना है। जो अभी 2 डोज चल रही हैं, सबको सबसे पहले वो वैक्सीन लेना है, पहली डोज लें, और जो उसका टाइम हो जाए, जो अभी 82 से 86 90 डेज़ का गैप के बाद दूसरी डोज लेना है, सबसे पहले लोगों को वो लेना चाहिए। और ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क लगा के निकलें। मास्क लगाना अभी नहीं हटाना है। बहुत से लोग हम देखेंगे बाहर निकलेंगे, लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि अभी हमें मास्क लगा के रहना है। कब तक रहना है ये हमें देखना है, लेकिन अभी पहले हमें इस कोरोना को हराना है। जैसे कोरोना को लेकर एक थोड़ा सा, पता नहीं कितना सच है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आवाज़ आ रही है कि जो एक बड़ा समुदाय है, जैसे हम अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं, उसकी तरफ से वैक्सीन को लेकर उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि जितना मिलना चाहिए था। तो आप चूँकि एक डॉक्टर हैं, तो आपके सामने बहुत सी चीज़ें ऐसी आती होंगी, तो क्या डर है? वो डर ठीक है, या डर वो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है? बीच में कुछ लोगों ने ऐसा निकाल दिया था कि वैक्सीन से काफ़ी सारे नुकसान हैं, लेकिन वैक्सीन से ऐसा कोई भी नुकसान नहीं है। हाँ, वैक्सीन से थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, बॉडी में दर्द हो सकता है, इचिंग हो सकती है, लेकिन ये कोई सीरियस चीज़ नहीं है। जहाँ भी वैक्सीन लगाई जाती है वहाँ पे आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, वहाँ पे आपको देखा जाएगा कि आपको कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट वहाँ दिया जाता है। और वैक्सीन इस वक्त लेना, सबसे हमारी प्रायोरिटी जो है वैक्सीन लेना होना चाहिए। सबसे पहले हमें वैक्सीन लेना है, मास्क लगा के रखना है। अगर कोई वैक्सीन नहीं ले रहा है तो ये वो अपना ही नुकसान कर रहा है, अपना साथ में अपने घर वालों का भी नुकसान कर रहा है। अच्छा। अब अगर हम वैसी बात करें कि जो कोरोना है वो फिर भी कभी तीसरी लहर भी आ सकती है जी, तो उसको लेकर जो हमारी दिनचर्या या जीवन शैली होनी चाहिए, वो कैसे हम अपने उसको कर सकते हैं? ये मैंने आपको बताया कि तो वैक्सीन ले लें, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा कर निकलें, जब भी घर में आए तो अपना सबसे पहले आगे हाथ धोना है, और हो सके तो कपड़े चेंज कर लें। जैसे कोरोना की डॉक्टर साहब हम बात करें तो बुखार उसमें भी आता था जी, और बुखार को लेकर अभी भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर मरीज़ बुखार से पीड़ित हैं जी। तो ये जो बुखार है या कोरोना वाला बुखार है, उसमें हम अगर अंतर करें तो क्या फ़र्क है उसमें? जी, मेन बात ये है, कोरोना जो बुखार आता था उसमें साथ में ना बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती थी, ऑक्सीजन लेवल गिरता था जी। और आजकल जो एक बुखार चल रहा है उसमें वायरल भी आजकल मलेरिया भी चल रहा है जी। तो उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क निकल के आता है। और अभी जो है ज़्यादातर वायरल फीवर फैला हुआ है इधर। हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना ख़त्म हो गया, कोरोना के भी पेशेंट निकल रहे हैं, केस निकल रहे हैं जी। लेकिन अभी जो है कुछ जो केसेस बढ़े हुए हैं वायरल फीवर के बढ़े हुए हैं। कि जैसे मान लीजिए किसी को बुखार आ रहा है जी, तो बुखार के बाद जो उसमें इलाज का तरीका होना चाहिए वो देखते हैं हम कि लापरवाही हो जाती है उसमें, और बहुत से लोगों का बुखार 8 दिन में या 10 दिन में उतर जाना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों को लंबे लंबे समय तक बुखार है वो उतर नहीं रहा है। तो उसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि जो भी लोगों को बुखार आता है तो वो ये करते हैं कि सबसे पहले जाके अपने घर के पास जो भी मेडिकल स्टोर होता है उससे दवा ले लेते हैं। और किस टाइप का बुखार है ज़्यादातर मेडिकल स्टोर वालों को ये नहीं पता होता है। तो जब भी बुखार आए आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर फिर देखेगा कि क्या सिम्टम्स है, जिसके हिसाब से वो देखेगा कि वायरल बुखार है, मलेरिया का बुखार है, डेंगू है या कोरोना है। तो सबसे पहले जब भी बुखार आए, कोई भी तबीयत ख़राब हो तो अपने डॉक्टर सबसे पहले
परामर्श लें और उसके पास जाएं। आपके पास भी इसी तरह के मरीज़ आते होंगे जो ये लापरवाही इस तरह की करते हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं। और आजकल जो पेशेंट मैं देख रहा हूँ जो आ रहे हैं, उसमें बच्चों में आजकल ज़्यादा बुखार आ रहा हुआ है। अच्छा। जो ये 5 से 12 साल के बच्चे हैं जी। इसमें बुखार ज़्यादा फैला हुआ है। जो बच्चों में बुखार है वो भी इसी तरह का है या कुछ और किसी और तरह के लक्षण भी उसमें मिल रहे हैं? अभी तक जो देखे गए हैं और जो भी बड़ों में भी आ रहा है बच्चों में भी आ रहा है, वो ज़्यादातर वायरल बुखार से कॉमन कोल्ड कहते हैं, वो फैला हुआ है। किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं? जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा अपने आप को फिट रखने की कोशिश में लगे रहते हैं जी। उनको इस तरह की बीमारियां भी कम होती हैं। जी। जैसे कोविड भी रहा तो उसमें भी देखा ये गया कि जिन लोगों को पहले से बीमारियां थी वो लोग जल्दी चपेट में आए उसकी। जी। तो इसमें मेनली हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, और वो कैसे होगा? वो हमें साफ़ सुथरा खाना खाना है, घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर से कम खाएं, हो सके तो बाहर का अवॉइड करें। आजकल लोगों में हो गया है कि कुछ भी खाना हुआ बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, वो आके खा लेते हैं। उसमें क्या क्या पड़ा होता है हमें नहीं पता, क्योंकि टेस्ट के लिए आजकल कई चीज़ें आ रही हैं जिसे रेस्टोरेंट वाले डाल देते हैं, और खाने में जो भी बीमारी फैलती हैं, जिससे कंटामिनेशन हो जाता है खाने में। जो बाहर से आ रहा है उस पर मक्खी बैठ रही है बाहर कहीं भी, जो लाने वाला है जो भी खाना लेके आ रहा है वो किस तरीके से पैक हो रहा है खाना, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो खाना घर का बना हुआ खाना खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब तो एक चलन सा बन गया है कि ज़्यादातर लोग बाहर से पैक कराते हैं या बाहर खाते हैं। और ये लोगों ने अपने आसानी के लिए इससे कर रखा है, इस चीज़ को कम से कम कर दी जाए तो ज़्यादा सही है। कुछ लोगों की मजबूरी है कि जो लोग घर से दूर रहते हैं या फिर ऐसे टाइम जॉब करते हैं जो खाना नहीं बना पाते हैं या फिर घर पे खाना नहीं खा पाते हैं, उनकी तो ये है, उनके लिए चलता भी है थोड़ा बहुत। और अगर उनके लिए भी यही है कि अगर हो सके तो घर पे मेड लगवा लें, खाना घर पे बनवाएं, ज़्यादा सही है। या फिर ऐसी जगह खाना खाएं जो प्रॉपर हाइजीन तरीके से खाना बनाते हैं। खाने का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से अब बीमारियां बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल रखना ज़रूरी है। जैसे ख़ासतौर से बच्चों को लेकर है, बच्चों को लेकर ज़्यादातर माँ बाप की ये शिकायत रहती है कि वो घर का खाना कम और बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। ये माँ बाप की ही एक तरीके से गलती है कि वो बच्चों को बाहर के खाने की आदत डालते हैं। अगर बच्चे को शुरुआत से ही घर के खाने की आदत डाली जाए तो बच्चा घर में ही खाना खाएगा। आजकल टॉफ़ी चॉकलेट इतनी ज़्यादा हुई है, उसमें क्या क्या मिलावट है किसी को नहीं पता। उससे बच्चे की हेल्थ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उसकी ग्रोथ कम होती है, कई सारी बीमारी लगती हैं, पेट की बीमारी होती है जिससे उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो हो सके तो बच्चे को घर का खाना खिलाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, देखा ही गया है कि जिस तरह से बीमारियां हैं वो अब गरीब लोगों को ज़्यादा हो जाती हैं, किसी ना किसी उसमें, कि चाहे वो उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा हो या वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। तो और ये जितने भी आप देखिए कि जो दवाएं हैं वो सब महंगी हो गई हैं, डॉक्टरों के पर्चे महंगे हो गए हैं। तो आप भी एक डॉक्टर हैं, उसमें आप अपनी जिम्मेदारी गरीबों को लेकर किस तरह से रखना चाहते हैं कि क्या ऐसा रास्ता हो सकता है कि हम उनको फ़ायदा पहुंचा सकते हो? जी, इसलिए मैंने हफ्ते में एक दिन ट्यूसडे को शाम में 5 से 7 बजे एक चैरिटेबल क्लिनिक पर बैठता हूँ। वहाँ पे अपनी फ्री सेवाएं देता हूँ मैं। वहाँ पे 10 रुपये पर्चा बनता है, उसमें आपको दवा भी दी जाती है और उसमें डॉक्टर का कंसल्टेशन भी होता है। जी। तो एक हम काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने शुरू करा है, हम लोग चैरिटेबल क्लिनिक पर बैठ के टाइम देते हैं और वहाँ पे हर तरीके के मरीज़ आते हैं।